नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया के जो सॉफ्ट लोन्स है नेबरिंग कंट्रीज को वो $3 बिलियन से $15 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। और यही बात इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के फॉर्मर सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी दोहराई है। और ये सारा विश्व देख रहा है कि कैसे भारत जरूरतमंद देशों की हमेशा ही मदद करता है जब भी उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है, चाहे उन्हें फूड की हेल्प हो या मेडिकल हेल्प हो या फाइनेंशियल हेल्प हो, हम हमेशा ही उनकी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक में हमने म्यांमार को मिलियंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। और इसी तरीके से अफगानिस्तान में 2022 यानी कि इसी ईयर में कुछ मार्च के महीने में हमने वीट और वैक्सीन को सेंड किया था पाकिस्तान के रूट के थ्रू। हम ये सारी चीजें अफगानिस्तान में सेंड की थी। और इसके अलावा अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर देखेंगे तो हमने वहां भी अफ्रीकन कंट्रीज की काफी ज्यादा हेल्प की है। हमने उन्हें फूड दिया है, मेडिसिन दी है और कोविड-19 वैक्सीन दी है। और इवन इबोला वायरस से लड़ने के लिए हम फंडिंग भी दे रहे हैं ताकि जो उनके देशों में क्राइसिस आ रहा है वे उससे लड़ ले। इसके अलावा आपने कई सारी फाइनेंशियल टर्म्स सुनी होंगी, जैसे कि लाइंस ऑफ क्रेडिट, सॉफ्ट लोन्स, कंसेशनल टैक्सेस, ओवरसीज एड। आज हम इन सभी टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। और अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो काफी पसंद आने वाली है। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। US President Donald Trump had requested Indian Prime Minister Narendra Modi to supply hydroxychloroquine tablets to the US so that the drug can be used to treat COVID-19 patients. The two leaders spoke on the telephone to assess the situation with respect to the coronavirus pandemic. सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरेन एड का मतलब क्या होता है। फॉरेन एड किसी एक सरकार के द्वारा दी गई एड दूसरी सरकार को या दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन को, यही फॉरेन एड कहलाया जाता है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जब किसी दूसरी सरकार की या दूसरे देश में स्थापित किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है तो वो ही फॉरेन एड होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर म्यांमार की बात की, वो फॉरेन एड ही थी। लेकिन फॉरेन एड के मामले में हम सबसे ज्यादा जो हेल्प है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज को करते हैं, जैसे कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस एंड इवन सम इंडियन ओशन कंट्रीज, क्योंकि ये सारे देश हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली एंड जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड अकॉर्डिंग टू 2020 to 2021 बजट ऑफ इंडिया ने $2.3 बिलियन के ओवरसीज एड हमारी नेबरिंग कंट्रीज को दिए हैं। और इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज के अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज की भी बात करें तो इंडिया ने $30 बिलियन तक के फॉरेन एड दिए हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें कैरिबियन कंट्रीज भी आती हैं, अफ्रीकन नेशंस भी आते हैं, एशियन नेशंस भी आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन एजेंसी फॉर पार्टनरशिप। और इस एजेंसी के थ्रू ही इंडिया डिफरेंट नेशंस को फॉरेन एड देता है, फॉरेन एड को चैनलाइज करता है। और ये सारे के सारे मामले को देखने का काम ही इस एजेंसी का होता है। अब हम बात करते हैं लाइंस ऑफ क्रेडिट की। लाइंस ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है एक बैंक के बीच में और एक बोरोर के बीच में। बोरोर यहाँ पर कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट हो सकती है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि कुछ अप्रैल मई के मंथ में श्रीलंका को हमने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। $1 बिलियन इंडियन रुपीज में 8200 करोड़ होता है, यानी 8200 करोड़ रुपीस। लाइंस ऑफ क्रेडिट की एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि अगर फर्स्ट मंथ में श्रीलंका को 1000 करोड़ की जरूरत है तो हम उसे 1000 करोड़ दे देंगे। सेकंड मंथ अगर उसे 2000 करोड़ की जरूरत है तो हम उसे 2000 करोड़ दे देंगे। और इस तरीके से जब तक वो 8200 करोड़ यानी कि $1 बिलियन की लिमिट को क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम उसे पैसे देते रहेंगे। लेकिन जब वो इस
इस लिमिट को क्रॉस कर देगा तो हम उसे कोई भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हमने उन्हें $1 बिलियन का ही क्रेडिट दिया था। लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे लोन से, तो दूसरे लोन्स में होता क्या, जो नॉर्मल लोन्स होते हैं उनमें बेसिकली फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर किसी ने $1 बिलियन का लोन लिया है और हमने दिया है तो हम डायरेक्टली सारा का सारा पैसा उसे एक ही बार दे देंगे, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। और जब कोई देश $1 बिलियन पूरा का पूरा पैसा एक बार उठाएगा तो उसे उस $1 बिलियन के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज देना पड़ेगा, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है नॉर्मल लोन्स का। और लाइंस ऑफ क्रेडिट उसी तरीके से जिस तरीके से चाइना भी देता है दूसरे नेशंस को, बस फर्क इतना है चाइना में और हम में। चाइना जो लोन्स देता है वो अंधाधुंध रेट पर देता है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाता है, लेकिन हम बड़ा ही नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं ताकि जो उस देश में क्राइसिस आया हुआ, किसी भी देश में क्राइसिस आया हुआ है और हम उसे लोन दे रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, ना कि उस प्रॉब्लम में फंसे। चाइना करता क्या है कि अंधाधुंध रेट में अब लोन्स देता है, जिसकी वजह से या फिर जिसने भी लोन्स लिया है वो उस लोन को चुका ही नहीं पाते, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। और इससे करता क्या है चाइना, इससे चाइना उनके देश के कुछ हिस्से को हथियार लेता है और कहता है कि आप मुझे अपनी कंट्रीज का ये हिस्सा दे दे और हम इस पर अपना बिजनेस करेंगे या फिर जो भी कुछ करेंगे। चाइना कोई ना कोई रीजन तो देता ही है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका ने काफी ज्यादा बड़े अमाउंट का लोन लिया था चाइना से और श्रीलंका इसको चुका नहीं पाया, जिसकी वजह से श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, उसे साल के लिए चाइना को दे दिया। अब चाइना यहाँ पर करता क्या है कि हम्बनटोटा पोर्ट इंडिया के काफी ज्यादा करीब है, चाइना ने इसे मिलिटराइज्ड कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के तहत चाइना ने अपनी मिलिट्री को यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है ताकि वे इंडियन ओशन पर अपने आप को डोमिनेट कर सके, जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव बात है, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। अगर हम बात करें 2009 से लेकर अभी तक जो हमारे फॉरेन लोन्स की स्पीड है वो 3.2 टाइम्स एनुअली इंक्रीज हो चुकी है। इंडिया के जो फॉरेन एड की शुरुआत है देने की, वो कोलंबो प्लान से शुरू हुई और इसी प्लान के तहत नेपाल और भूटान ऐसे दो देश बने जिनको हमने सबसे पहले फॉरेन एड दी। और अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन नेशंस के लिए लगभग 600 से 650 मिलियन डॉलर की फॉरेन एड दी थी ताकि वे अपने देश को डेवलप कर सके। और इसके अलावा हमने अफ्रीकन नेशंस को लगभग 9 से 10 बिलियन डॉलर के फॉरेन एड दिए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जैसे कि रोड्स बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं एंड डिफरेंट थिंग्स को डेवलप किया है। इसके अलावा इंडिया ने 150 मीट्रिक टन मेडिकल एड दी है 25 अफ्रीकन कंट्रीज को और 24.7 मिलियन डोजेस दी है कोविड-19 वैक्सीन की। अब हम टैक्स कंसेशन की बात करते हैं। टैक्स कंसेशन यानी कि छूट देना टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में या फिर जिस इंटरेस्ट रेट पे हमने कोई पैसा लोन पर दिया है उस इंटरेस्ट रेट को ही कम कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि श्रीलंका में अभी हाल फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, लगभग मार्च या फरवरी के मंथ में वहां पर ये क्राइसिस शुरू हो गए थे। अब इस जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि श्रीलंका ने जो लोन लिया होता वो दे ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को बाय डिफॉल्ट नेशन घोषित कर दिया है, यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम आपके पैसे नहीं दे सकते, हम काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जिसकी वजह से हुआ क्या, जो श्रीलंका की करेंसी थी वो और भी ज्यादा श्रिंक हुई, श्रीलंका की इकोनॉमी और भी ज्यादा रिड्यूस हो गई, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज को यह मैसेज चला गया कि श्रीलंका के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ गेम नहीं है। और इसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपना पैसा श्रीलंका में इन्वेस्ट किया होता है, उन्होंने अपना पैसा फिर से वापस ले लिया, क्योंकि वे अपने आप को सेव करना चाहते थे। और इसी बात को देखते हुए जो श्रीलंका ने लोन लिया हुआ था चाइना पर, यही बात अमेरिका की सरकार दोहराने लगी कि आपने जो श्रीलंका को लोन दिया हुआ है उस लोन पर आपने टैक्स कंसेशन दी, आपने जो भी प्रिंसिपल दिया उस प्रिंसिपल को रिड्यूस करे या फिर जो इंटरेस्ट रेट पर पैसा दिया है उस इंटरेस्ट रेट को कम करे। और अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो हमने नेपाल में काफी ज्यादा अपने रुपए अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट किया है। हमने वहां पर काफी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को बनाया है, जैसे कि पारदी, त्रिशूली, देवी घाट। और इंडिया ने लगभग 2000 से 2017 के बीच में $4.7 बिलियन की फॉरेन एड दी है भूटान को।
और 2019 से 2020 को $77 मिलियन के फॉरेन एड दिए हैं मालदीव्स को। और इसी तरीके से हमने बांग्लादेश को $1 बिलियन के फॉरेन एड दिए हैं बांग्लादेश के अंदर टेररिज्म और इंसर्जेंसी से कॉम्बैट करने के लिए, इन सभी की सभी ग्लोबल चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, क्योंकि इंडिया हमेशा ही इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा है। तो इन सभी से लड़ने के लिए इंडिया ने ये सारे के सारे कदम उठाए थे। और अगर हम पर्टिकुलरली अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर हमने तालिबान के आने से पहले जो फॉर्मर रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान थी, यानी कि जो पहले की सरकार थी, उसके अंडर में हमने अफगानिस्तान के अंदर $3 बिलियन की वेल्थ को इन्वेस्ट किया है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जैसे कि जो अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट हमने ही डेवलप की है। वहाँ पर जो सलमा डैम है, वो सलमा डैम इंडिया ने डेवलप किया। वहाँ पर रोड्स को डेवलप किया, वहाँ पर स्कूल्स को डेवलप किया। और इसकी वजह से जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पीपल से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी रखते हैं। क्योंकि तालिबान के आने बाद भी हमने अफगानिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और ये हेल्प हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है और चाइना के साथ भी बॉर्डर बनाता है। और अगर हमारे जो रिलेशन है, हमारे जो संबंध है अफगानिस्तान के अंदर ठीक रहेंगे, तो कभी भी अगर क्राइसिस आता है, कभी भी हमारे साथ हमारी वॉर होती है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो हमें एक पॉइंट और मिल जाएगा अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करने का। और इस तरीके से हम टू फ्रंट वॉर कर सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट। और भी हमने डिफरेंट टाइप्स की असिस्टेंस प्रोवाइड की है। फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश का केस ही ले तो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, और जिसे आज के टाइम में आप पाकिस्तान मानते हैं, उस टाइम वो वेस्ट पाकिस्तान था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ही जो ओरिजिनल गवर्नमेंट थी जो कि रूल करती थी ईस्ट पाकिस्तान पर, वो वेस्ट पाकिस्तान में रहती थी और वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ काफी ज्यादा जुल्म करती थी, जिसकी वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं वो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प ली कि ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग, वेस्ट पाकिस्तान की सरकार हमारे साथ काफी ज्यादा जुल्म करती है, हम पर काफी ज्यादा टैक्स लगाती है। और जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प भी की बांग्लादेश की लिबरेट कराने में पाकिस्तान से। ये भी एक तरीके की फॉरेन एड ही है। और हम अब श्रीलंका पर आते हैं। जब से श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, जो कि इसी साल आने शुरू हो गए थे, और उनकी जो कुछ 2 से 3 महीने पहले जो हालत थी और भी ज़्यादा बदतर हो गई थी, वैसे आज भी उनकी हालत बदतर ही है। वहाँ पर ना तो फ्यूल है, ना ही फूड है, ना ही किसी तरह के एनर्जी रिसोर्सेज है जिसको वो यूटिलाइज कर सके। और इन सभी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने $3 बिलियन से ज़्यादा की हेल्प की है श्रीलंका को, जिसकी तारीफ वेल डेवलप्ड कंट्रीज ने भी की है, जैसे कि यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन चाइना हमेशा ही इस बात को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है कि अगर इंडिया मदद करेगा श्रीलंका की तो श्रीलंका पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ बन जाएगी इंडिया की, जो कि डेफिनेटली चाइना इसको सही नहीं मानेगा अपने इंटरेस्ट के लिए। और इस $3 बिलियन के अलावा इंडियन न्यूज़ के द्वारा, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के द्वारा न्यू दिल्ली ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका के $1 बिलियन के लोन्स तक को चुकाया है। अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेन एड किसी भी कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। 1969 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जितनी भी वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको अपनी ग्रॉस नेशनल इनकम का 0.7% एटलीस्ट उन देशों को देना होगा जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, चाहे वो फूड की फॉर्म में, मेडिकल इक्विपमेंट की फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, या फिर फाइनेंशियल हेल्प हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, इन सभी चीज़ों में करना होगा। तो पहला रीज़न है इट सेव्स लाइफ। एक्चुअली जो मिडिल इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज है, वहाँ पर किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्राइसिस होता है या डिजास्टर होता है, उन सभी से लड़ने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसी फॉरेन एड के तहत ही उन सभी देशों में फूड प्रोवाइड किया जाता है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है, क्लोथ्स प्रोवाइड किए जाते हैं और शेल्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये सेकंड रीज़न ये है कि जो फॉरेन एड के तहत ही इन सभी मिडिल इनकम कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज को डेवलप किया जाता है। वहाँ पर वेल डेवलप्ड रोड नहीं होते, हॉस्पिटल नहीं होते या स्कूल नहीं होते। इन सभी को डेवलप करने में फॉरेन एड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा रीज़न ये है कि हम फॉरेन एड के रूप में ही मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि अगर किसी देश को मिलिट्री
मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो हम उससे पैसा प्रोवाइड करते हैं और वो इस पैसे से मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदता है, यानी कि जैसे कि राइफल है, गन है या टैंक खरीदता है। क्योंकि किसी भी देश के लिए या किसी भी देश में पीस अगर मेंटेन करनी है तो उस देश का एक लेवल तक, एक बाउंड्री तक पावरफुल होना इम्पोर्टेंट है। अगर वो पावरफुल नहीं होगा तो जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है वो उस पर कभी भी अटैक कर देंगी। जैसे कि आप रशिया और यूक्रेन का एग्जांपल ले ले, रशिया यूक्रेन के आगे काफी ज्यादा पावरफुल नेशन है और इसी बात को देखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। वैसे यही रीजन नहीं है, और भी इसके अलावा काफी ज्यादा रीजंस है, लेकिन ये वन ऑफ द रीजन है। इसके अलावा क्लाइमेट को टैकल करने के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉरेन एड से अलायंसेस भी बिल्ड होते हैं। यानी कि अगर हम किसी देश की हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से तो इससे क्या होता है, जो हमारे देश के रिलेशन है दूसरे देश के साथ काफी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन। और इसके अलावा फॉरेन एड से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। और इसके अलावा जो भी ग्लोबल पैंडेमिक्स आते हैं जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, इन सभी से भी टैकल करने के लिए फॉरेन एड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक में इंडिया ने काफी ज्यादा फॉरेन एड दी भी और ली भी। जैसे कि जब पैंडेमिक आया था हमारे पास ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से यूएई ने हमारी मदद की थी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर सेंड करके, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की जान भी बची थी इंडिया के अंदर। ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट से भी लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि जो टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल तरीके से जो वेपन बेचे जाते हैं, उन सभी से लड़ने के लिए भी फॉरेन एड देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, हमने बांग्लादेश को $1 बिलियन की फॉरेन एड दी है टेररिज्म और इंसर्जेंसी से लड़ने के लिए। दोस्तों, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि फॉरेन एड देना क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी देश के लिए? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? हम मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।